आपके पेरेंट्स ने आपको किस तरीके से इन 2 सालों में सपोर्ट किया है? जैसे मैं बताऊँ कि मैं हॉस्टल में रहता था, तो पापा तो जनरली बिज़नेस में बिज़ी रहते थे। तो मम्मी आई थी मेरे को मम्मी आई थी मेरे को कभी-कभी गाइड करने के लिए, या बहुत बार ऐसा होता है कि कभी-कभी हमको लगता है ना कि हम अकेले रहते हैं तो पढ़ाई नहीं हो पाती। तो उस पॉइंट मम्मी आ जाती थी, वो बहुत हेल्प करती थी कि जब मम्मी साइड में बैठी रहती थी, तो बाय डिफ़ॉल्ट ही वो पढ़ाई के उसमें चले ही जाता मोड कि मम्मी बैठी है, पढ़ना पड़ेगा। प्लस बहुत बार ऐसा हुआ है कि जैसे मैंने आपको बताया कि मार्क्स कम होते थे, तो उस पॉइंट पे मेरे को बेस्ट सपोर्ट पापा लगते थे कि पापा को फ़ोन लगा दो। पापा एकदम चिल उसमें रहते थे कि बेटा कोई बात नहीं है, अगर मार्क्स कम भी आ गए तो क्या है, अपना बिज़नेस है। और वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते थे कि जनरली जो हम मूवी वगैरह में देखते हैं ना, कि जैसे कि मूवी वगैरह जैसे तारे ज़मीन में देखते हैं कि कैसे पेरेंट इतना प्रेशराइज़ करे, वो सीन मेरे में बिल्कुल नहीं था। मेरे पापा बहुत ज़्यादा ही सपोर्टिव थे कि इवन कम मार्क्स आ जाए या ज़्यादा मार्क्स आ जाए, वो उसमें हेल्प करते हैं। इवन मैं आपको एक टेस्ट की बात बताता हूँ कि एक टेस्ट में मेरे 720 आए थे और मैंने पापा को बहुत उससे फ़ोन लगाया था कि मेरे 720 आ गए, बहुत बढ़िया, कि पापा मज़ा आ गया। उस पॉइंट में पापा ने मुझसे बोला कि जो तूने 20 क्वेश्चन छोड़े थे वो तूने करे। तो उस टाइम मेरे को थोड़ा सा गुस्सा लगा, क्या 720 आए, ये पापा मेरे को खुश नहीं हो रहे, ऊपर से डांट रहे हैं। पर जब मैं अब देखता हूँ कि हाँ, कि वो 20 क्वेश्चन में से 1-2 क्वेश्चन ऐसे थे जो जिसका रिलेटेड अभी नीट में है। उस पॉइंट पे जब मेरे 720 आए थे, तो मैं इतना बिल्कुल उसमें नहीं था कि जाके उसको रिवाइज़ करूँ। पापा ने मेरे को बोला रिवाइज़ करो, तो उसके उसमें मैं रिवीजन करा और कहीं न कहीं वो मेरा हेल्प आउट किया। दैट इज़ रियली ग्रेट। और सबसे मेन चीज़ कि हमारे पेरेंट्स अगर हमें कुछ बोल रहे हैं, इट मीन्स उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न ज़रूर होता है लाइफ में। लेकिन जब आपने नीट का एग्ज़ाम दिया तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम एग्ज़ाम देते वक्त उन 3 आवर्स में आपको कुछ ऐसा फेस करना पड़ा कि नहीं, ये चीज़ मुझे लग रहा है कि यहाँ पर मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रही है एग्ज़ाम के टाइम पे? हाँ, जैसे एग्ज़ाम के अंदर बायो में और केमिस्ट्री में 1-2 क्वेश्चन थे जो थोड़े मेरे को एकदम उस पॉइंट पे क्लिक नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो शायद 11th के स्टार्टिंग के चैप्टर से क्वेश्चन थे। तो मैंने वही जो मेरे को थोड़ा ध्यान किया कि एंड में वो मैंने क्वेश्चन छोड़ दिए थे कि मैं एंड में आके करूँगा। फिर एंड में वही कि जैसे डीप ब्रीथिंग करके जो मैंने अपने दिमाग को थोड़ा बहुत कूल किया और कहीं न कहीं वो रिकॉल कर गए। तो वही मैं बोलूँगा सबको भी कि ऐसा नहीं है कि आपके अगर इवन 720 भी जिसके मार्क्स होंगे, ऐसा नहीं है कि आप 1 थ्रू में पूरा ही पेपर सॉल्व कर लेंगे। 1-2 क्वेश्चन आपको उस पॉइंट पे हो सकता है कि आपको एकदम ना बने, और अगर आप वहाँ पैनिक कर गए या फिर बहुत बार ऐसा होता है कि आप उसी क्वेश्चन पे स्टक कर गए, तो हो सकता है आप आएगा पेपर अपना बिगाड़ दो। तो उससे बेस्ट है ये है कि आप उसको अभी स्किप कर दो। एंड में जाके एकदम काम माइंड से सब, जब आपका पूरा पेपर हो चुका हो, आप उस पे ध्यान दोगे तो ईज़िली वो कहीं न कहीं रिकॉल हो जाएँगे। क्योंकि जैसे हमारे सर ही बताते हैं कि जब भी आप कोई चीज़ याद करते हो, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चली जाती है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि एकदम क्लिक नहीं करती, पर एकदम जैसे पेपर करते वक़्त भी कभी-कभी क्वेश्चन एकदम याद आ जाता है कि वो पहला क्वेश्चन जो छोड़ा था उसका ये आंसर होना चाहिए। तो उस तरीके से आप कामली अगर पेपर अटेम्प्ट करोगे, भले ही आपसे अभी 1-2 क्वेश्चन नहीं बन रहा हो, आप वो एंड में हो जाएँगे आपसे, बस आपको काम मेंटेन करके रखना है। राइट। तो जैसे कि आपने बताया कि आयाम ने आपको बहुत हेल्प आउट किया है आपके एग्ज़ाम्स के लिए, तो मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि आयाम जब आप आए तो वहाँ पे जो आपके डाउट सेशंस होते थे, वो डाउट सेशंस कितने ज़्यादा आपको मतलब बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिले हैं? डाउट स्टेशन इससे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। जैसे कि एक ये है कि एनसीईआरटी एक ही बुक है जो सबको पढ़नी है, बट हर किसी के अलग अलग एक डाउट होते हैं। मेन मेरे को लगता है कि जो टीचर होते हैं उन पे बहुत एक्सपीरियंस रहता है कि अगर आप उनको 2 डाउट दिखा दोगे तो वो कहीं ना कहीं बता देते हैं बेटा तुम्हारी ये गलती है। तो जैसे कि मैं बहुत बार ऐसा करता था कि मैं बायो के किसी टीचर से डाउट लेके जाता था 2-3, तो वो कहीं ना कहीं समझ गया कि मेरी ये गलती है कि मैं एनसीईआरटी की लाइन को उसके जैसे कि से ऊपर ऊपर से रीड करता था, उसके जो बैकग्राउंड डिटेल उसमें कभी जाता था। इसे जो ऐसे क्वेश्चन आते थे जो एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन नहीं, उसकी जो बैक डिटेल है उससे आते थे, तो उन्हें मुझे दिक्कत आती थी। तो वो सर ने फिर मेरे को रेक्टिफाई करा कि उन्होंने थोड़ी बहुत मेरे को एक्स्ट्रा डिटेल भी बताएं कि बहुत बार ऐसा होता है कि एनसीईआरटी तो ठीक है वो टेक्स्ट बुक है, पर उसको आपको पूरा समझने के लिए आपको थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज भी लगती है, क्योंकि एनसीईआरटी वो इस तरीके से लिखी है, कुछ पॉइंट मान लो चैप्टर पेज 1 में है, तो उसका रिलेटेड पॉइंट हो सकता है पेज 3 में हो। वो टीचर है जो आपको एकदम रिलेट करके देगा। आप खुद से कोशिश कर सकते हैं, पर आप हर चीज़ रिलेट नहीं कर पाएंगे। उस केस में मेरे को बहुत हेल्प करी। प्लस फिजिक्स में मेरे को जो क्वेश्चन में दिक्कत आई थी, तो मैं सर पे कोई क्वेश्चन लेके जाता था तो वो मेरे को 5 क्वेश्चन और रिटर्न में दे देते कि ये 5 भी तू करके देख। उससे उससे उसी पॉइंट पे आपका जो डाउट क्लियर भी हुआ, प्लस आपकी उसकी प्रैक्टिस भी वहीं की वहीं हो गई। तो एकदम कॉन्सेप्ट आपका बहुत क्लियर हो जाता है। बहुत ही सही है ये चीज़ तो कि आपको एक डाउट के लिए आप जा रहे हो लेकिन आपको रिटर्न में 5 क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो अगर यही चीज़ चलती रही आयाम में तो आई थिंक कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा टॉपर्स हमें नेक्स्ट ईयर भी आयाम से मिलने वाले हैं। लेकिन एक चीज़ और कि जैसे आप आयाम आते थे तो आपका टाइमिंग क्या होता था? आपका स्केड्यूल क्या होता था आयाम आने का और जाने का? मैं शेड्यूल जनरली ऐसा होता था कि मैं 12 o'clock पे अपना लंच करने चला जाता था। फिर 12:30 पे लंच करके मैं आयाम आ जाता था। फिर हमारी क्लासेस लगती थी तो 8 के करीब मैं क्लास से वापस आता था।
बहुत बार ऐसा भी होता था कि जनरली ऐसा होता है क्लास के बीच में ब्रेक होता, मैं कोशिश करता था कि ब्रेक में ज़्यादा घूमने घामने की जगह जो सर ने पढ़ाया है तुरंत उसको फटाफट उसी के पॉइंट पे रिवाइज़ कर लूँ। और मेन ये रहता है कि जब क्लास के अंदर हूँ तो मैं क्लास के अंदर ही होना चाहिए, मेरा दिमाग कहीं और नहीं होना चाहिए। और जब मैं घर में जब सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ उस पॉइंट में सेल्फ स्टडी ही कर रहा हूँ, कहीं और दिमाग ना हो।